वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द science.com। हमने चालू किया था मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, और मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का हमारा टोटल 5-6 पार्ट बन चुका है और ये पार्ट नंबर 7 होगा जिसमें हम लोग मिसलिनियस स्टार्ट कर रहे हैं। बट मिसलिनियस जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप पूरे इसके एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है एक्सरसाइज में तो आप जाकर पहले एक्सरसाइज देखिए, उसके बाद मिसलिनियस चालू करते हैं, क्योंकि मिसलिनियस जो है वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। आपको अगर पूरा 1.5 तक एक्सरसाइज आएगा तो मिसलिनियस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, तो हम चालू करते हैं हमारा मिसलिनियस। ये जो हमारा मिसलिनियस दिया हुआ है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके, जो भी अल्टरनेटिव्स दिए वो इसमें से आंसर आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, P एंड Q इज फॉल्स और फिर P और Q ही ट्रू है। तो दो कंडीशन दिया हो, आपको पता होना चाहिए अगर और कंडीशन है तो कब ये हो सकता है फॉल्स, कब हो सकता है फॉल्स। दो कंडीशन बनता है, या तो ट्रू होगा, देखो सॉरी यहाँ पर एंड है, एंड में मैक्सिमम फॉल्स कब होता है, जब तुम्हारा आपका ट्रू और फॉल्स रहेगा, या फॉल्स एंड ट्रू रहेगा, या फॉल्स एंड फॉल्स रहेगा। दीज आर दी 3 कंडीशंस जब क्या हो सकता है आपका आंसर फॉल्स हो सकता है। तो ये P और Q क्या होगा, या तो ट्रू फॉल्स हो सकता है, तो फॉल्स ट्रू हो सकता है, तो फॉल्स फॉल्स हो सकता है। फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, P और Q इज ट्रू। ये कब ट्रू हो सकता है, आपको सोचिए, और है, और में मैक्सिमम ट्रू होता है, तो आपका ट्रू और फॉल्स होगा तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू होगा तो भी ट्रू आएगा, और ट्रू और ट्रू होगा तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इन दोनों में देखो P Q का वैल्यू दोनों, P इधर भी है, P इधर भी है, Q इधर भी है, इधर भी है, तो मतलब P का वैल्यू जो रहा होगा यहाँ पर भी रहा होगा। तो इससे कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में, ट्रू एंड फॉल्स या फॉल्स एंड ट्रू हो सकता है। ओके, ये P और Q दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों ट्रू नहीं हो सकते, या तो एक T होगा या तो F होगा। अब कौन T है कौन F है दोनों में ये नहीं पता है, तो हमें इतना तो पता चलेगा P Q का वैल्यू क्या हो सकता है, ट्रू और फॉल्स में से कुछ तो है। कौन T है कौन F है ये नहीं पता है। पूछा है डैश इज नॉट ट्रू, अब इसमें से कौन ट्रू नहीं होगा। देखिए अगर एक ट्रू एक फॉल्स है, अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, और में तो फिक्स होता है कि एक आंसर क्या आता है, ट्रू ही आएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। उसने बोला नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स कौन है हमें इसमें ढूंढना, तो ये तो ट्रू ही आएगा आंसर। फिर निगेशन है, सॉरी ये डबल इंप्लीकेशन है। डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, अगर ट्रू और फॉल्स होंगे या फॉल्स और ट्रू होगा तो आंसर क्या आता है, सॉरी फॉल्स और ट्रू होगा तो आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। मतलब ये आंसर है बट ये सब आंसर क्यों नहीं है। ओके, हमें समझ में आ गया इसका आंसर क्या है बी, बट अभी ये आंसर क्यों नहीं है। अगर ये बालक ट्रू होगा तो फिक्स से फॉल्स होगा, ये अगर फॉल्स होगा तो फिक्स से ट्रू होगा, लेकिन ये नेगेशन हो गया तो उल्टा हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू होगा, फाइनली रहेगा तो ट्रू फॉल्स ही ना। और में अगर ट्रू फॉल्स आता है तो आंसर क्या आता है, ट्रू। ऊपर ही देखा था, और में मैक्सिमम ट्रू होता है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ नेगेशन, अगर मान लो ये ट्रू होगा तो मान लो फॉल्स का नेगेशन लेके ट्रू हो जाएगा, पर हमें मालूम है ना दोनों ट्रू नहीं हो सकता या दोनों फॉल्स नहीं हो सकता, समझ रहे हो कि नहीं। और अगर दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स होगा नहीं, अगर एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, या एक फॉल्स होगा ट्रू होगा, ये दोनों भी होगा तो आंसर आपका क्या आने वाला है, और आने की वजह से ट्रू आ जाएगा, तो फाइनली ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आंसर ट्रू नहीं आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। और ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई सिर्फ बी वाला कंडीशन करता है। डबल इंप्लीकेशन में अगर ट्रू फॉल्स को इंप्लीकेट दोनों एक दूसरे को इंप्लीकेशन करेंगे या फॉल्स ट्रू को करेंगे तो आंसर क्या आता है, फॉल्स। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, बी। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ये क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ये लॉजिकली किसको इक्विवेलेंट है। तो आप एक तरीका है कि आप लॉजिकल टेबल बनाओ, P लो, Q लो, R लो, फिर एक बार ये कंडीशन बनाओ, इसका एक कॉलम बनेगा, फिर इसका एक कॉलम बनेगा, इसका भी एक कॉलम बनेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, सबका कॉलम बनाए, किसी का तो कॉलम किसी से मैच खाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर। ये एक तरीका है, और एक तरीका है आपके पास जो इजी तरीका है, आपको इसके लिए लॉज आने चाहिए। लॉज मैंने आपको सिखाया है, पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में मैंने आपको पूरा अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट सिखाया इजी वे में। अब यहाँ पर P एंड Q इम्प्लाइज R, अगर मैं इसे तोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। अगर इसको इम्प्लीकेशन को तोड़ता हूँ, ओके, तो हमारा कंडीशनल लॉ क्या कहता है, पहले वाले को निगेशन दे दो, पहले वाला जो है उस ब्रैकेट को क्या दे दो, मतलब पहले एलिमेंट को निगेशन मिलता है,
इसे नेगेशन मिलेगा ब्रैकेट को और आर रहेगा। ओके, और अगर मैं इसे नेगेशन को अंदर लेके जाता हूँ तो नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा और नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा और आर, ये आपका आया है। इसको तोड़ने पर आया ना, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया। अब ए को तोड़ते हैं, चलो ए को भी तोड़ के देखते हैं। पी इम्प्लाइज ब्रैकेट में क्यू और आर। अगर मैं इसे तोड़ता हूँ बालक, तो पहले वाले को क्या मिलता है, नेगेशन, कंडीशनल लॉ बोलता है। फिर बीच में जो ये इम्प्लीकेशन है वो बन जाएगा और ये ब्रैकेट एज इट इज, इसको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर भी देखिए ना, आर को एज इट इज रखा था, और जो है और आया पहले वाले एलिमेंट को, इसको मैंने एक एलिमेंट माना था, यहाँ पर ये एक एलिमेंट है। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर अंदर भी तोड़िए। हाँ भाई तोड़ रहा हूँ, अंदर भी आप हम तोड़ेंगे। अगर अंदर तोड़ेंगे तो पहले एलिमेंट को क्या मिलेगा, पहले एलिमेंट को क्या मिलता है, नेगेशन, और दूसरा एलिमेंट को कुछ नहीं मिलता है। तो इसी को और अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू और आर। देखिए ये सेम दिख रहा है आपको, अरे ये तो पहले वाला ही आंसर है। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ था, ये ए वाला ऑप्शन है। ऐसे बी वाले ऑप्शन को भी तोड़ के दिखाता बालक, देखिए सेम नहीं आएगा, सब अलग अलग आएगा। पहले वाला ही मैच खाया, उसका आंसर जो है पहले वाले से मैच खा रहा है, तभी पहला वाला ए ऑप्शन सही है। बी वाला देखिए, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ आर, देखिए पी एंड क्यू है, ये पहले वाले, ये जो आपका पहला वाला पार्ट है इसे नेगेशन मिलेगा, तो नेगेशन मिलेगा पी एंड क्यू और नेगेशन आर एज इट इज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ आर। आप बोलोगे सर सेम है, कहाँ भाग है, ये आर है, आर है, यहाँ एंड में नेगेशन ऑफ आर है, तो ये सेम नहीं हुआ, तो बी वाला आंसर नहीं आएगा। ऐसे सी वाला भी नहीं आएगा, डी वाला भी नहीं आएगा। ओके, क्योंकि इसका जो एंड आंसर आ रहा सॉल्व करके वो ए वाले का दिए हुए कंडीशन के साथ इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब सेम सेम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ओके, तो हम चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट। ओके, ये एक पैटर्न दिया हुआ है, P और Q implies P and Q। इसका इनवर्स लेना है। इनवर्स का मतलब क्या होता है बालक, देखो एक होता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, अभी हम लोग ने देखा है 1.3 में देखा है। ओके, पार्ट नंबर 3 में आप जाके देख सकते हो। कन्वर्स का मतलब होता है, देखिए पहले कंडीशन दिया था P implies Q। अब इसका अगर मैं कन्वर्स लेता हूँ, कन्वर्स का मतलब होता है Q आगे आ जाएगा, P पीछे चला जाएगा। ओके, जो स्टेटमेंट रहेगा। फिर इनवर्स का मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट का पोजीशन है वो ये रहेगा, P वाला स्टेटमेंट आगे रहेगा, Q वाला पीछे ही रहेगा, बट दोनों का क्या लग जाएगा, नेगेशन। और इसके बाद आता कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक कंडीशन है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, पहले जो पोजीशन दिया वो तो बदल दो, Q आगे आएगा, P पीछे आएगा, फिर दोनों का क्या ले लो, नेगेशन। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। वैसे अभी क्या बोला है आपको, इनवर्स लेने के लिए। अगर मैं इसका इनवर्स लेता हूँ तो जो पोजीशन दिया रहता है, ये मान लो P है और ये पूरा क्या है, Q, तो जो पोजीशन दिया है वो तो वहीं रहेगा, बस उसका क्या लग जाएगा, इनवर्स। तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर बोलिए, नेगेशन लगेगा P और Q को, इम्प्लाइज एज इट इज, नेगेशन लगेगा इस वाले ब्रैकेट को भी, P एंड Q को भी। ओके, तो आपका ये बनेगा, इसको भी नेगेशन मिला, इसको भी नेगेशन मिला। क्यों, क्योंकि इनवर्स कंडीशन में क्या होता है, जो पोजीशन है वही रहेगा और उसे इनवर्स लगे, नेगेशन लग जाएगा। लग गया नेगेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं बालक। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो नेगेशन अंदर जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज एज इट इज, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। मैच खा रहा है किसी से, देखिए P नेगेशन में होना चाहिए, Q नेगेशन में होना चाहिए, और बीच में एंड होना चाहिए, और फिर और होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। देखिए ये नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ और है और यहाँ एंड आया है आपका। ओके, तो ये सही नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेशन बाहर निकल के रखा है। तो फाइनली आपका आंसर कौन सा होगा, यस, सी वाला। तो चालू करते क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, P एंड Q इज F। अब आप सोचिए P एंड Q F कब हो सकता है, P और Q का वैल्यू सोचिए। अगर ट्रू एंड फॉल्स होगा तो भी F आता है, फॉल्स एंड ट्रू होगा तो भी फॉल्स आता है, और फॉल्स एंड फॉल्स होगा तो भी फॉल्स आता है। तो ये 3 कंडीशन है फॉल्स आने के लिए। फिर बोला P implies Q is F, और आप सोचिए कब F आता है, ये तो एक ही कंडीशन है, जब ट्रू इम्प्लाइज करता है फॉल्स को तभी क्या आता है, फॉल्स।
तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन कौन आ रहा है? ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स होता है, तो पहले ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए आंसर। मतलब पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा? ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही नहीं है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्या बोला है? ये एक स्टेटमेंट है, हाँ एक कंडीशन है। इस कंडीशन का क्या बोला? पहले इनवर्स लीजिए, फिर इनवर्स लेने के बाद, इसी का इनवर्स लेने के बाद नेगेशन लीजिए। ऑफ का मतलब था का, इसका इनवर्स लेके फिर इसका नेगेशन लो। ओके, मजेदार क्वेश्चन है। तो आपका नेगेशन P इम्प्लाइज Q, इसका क्या लेना है आपको? इसका पहले लोगे आप इनवर्स। अभी आपको बताया था इनवर्स मतलब क्या होता है। इनवर्स का मतलब होता है जो पोजीशन है वो बदलेगा नहीं, बट उसको नेगेशन मिल जाएगा। तो नेगेशन, ऑलरेडी नेगेशन दिया हुआ है, तो क्या होगा? नेगेशन तो दोनों को मिल गया दोनों को नेगेशन। इसका नेगेशन नेगेशन मिलके फाइनली क्या बन जाएगा? नॉर्मल P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। फिर बोला है इसका नेगेशन लीजिए, इसका नेगेशन लीजिए। इसका नेगेशन लेने से पहले मैं इम्प्लीकेशन को तोड़ देता हूँ, ओके, क्योंकि यहाँ इम्प्लीकेशन वाला आंसर नहीं है, आंसर में एंड और दिया हुआ है, तो इसके नेगेशन को ही तोड़ देता हूँ। अगर नेगेशन को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? सॉरी, नेगेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, इम्प्लीकेशन। ये इम्प्लीकेशन को तोड़ने जा रहा हूँ, अभी कुछ ले नहीं रहा हूँ। अगर इम्प्लीकेशन को तोड़ता तो पहले एलिमेंट को मिलता है नेगेशन और दूसरा एज इट इज, ये हो गया। अब इसका नेगेशन लेने जा रहा हूँ, इसको इसके अंदर क्या लेने जा रहा हूँ? नेगेशन। अगर मैं इसको नेगेशन लेता हूँ तो दोनों को मिलेगा, तो नेगेशन ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ P ऑलरेडी है और नेगेशन ऑफ Q है। और इसका नेगेशन डी मॉर्गन लॉ ये कहते हो इसको, कि नेगेशन जब किसी का लेते हैं अंदर नेगेशन जाएगा तो क्या हो जाएगा? P का ऑलरेडी नेगेशन, तो नॉर्मल P हो जाएगा, और का हो जाएगा एंड, और Q का हो जाएगा नॉर्मल Q। देखिए एंड इसी में, तो ये आंसर सही हुआ। पी क्यू रखी है, क्यू क्यू रखी है, ये अपना कम्यूटेटिव लॉ है ना, कम्युनिकेशन लॉ। कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे का पोजीशन बदल सकते हैं इससे जिससे। फाइनली आपका आंसर नंबर कौन होगा? ए होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें और है, ओके, और ये भी नहीं है। फाइनली आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए। आपका क्वेश्चन नंबर जो 6th दिया हुआ है, 6th में क्या बोला? नेगेशन लेना है किसका? इस कंडीशन का। तो मैं क्या करूँगा? P एंड Q इम्प्लाइज R, ये दिया हुआ है, इसका क्या लेने जा रहा हूँ? नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या होता है बालक? नेगेशन का मतलब क्या होता है? डी मॉर्गन लॉ का, जब किसी का नेगेशन ले ले। ठीक है, तो अगर मैं नेगेशन लेता हूँ, कंडीशन क्या है? P एंड ब्रैकेट में Q इम्प्लाइज R। देखिए तोड़ना भी पड़ सकता है, नहीं भी, ओके, मैं भी देखते हैं तोड़ना पड़ेगा कि नहीं। जब आंसर मैच नहीं खाएगा तो इसको भी तोड़ देंगे। अभी ये पहले सिर्फ नेगेशन अंदर लेके जाते हैं। अगर इसके अंदर में नेगेशन लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? P को नेगेशन मिलेगा, एंड क्या हो जाएगा आपका? और हो जाएगा, और नेगेशन इस ब्रैकेट के बाहर, Q इम्प्लाइज R, दोनों को मिलेगा ना ब्रैकेट के अंदर। डी मॉर्गन्स लॉ आपको तो पता ही होगा, नेगेशन ऑफ P एज इट इज और एज इट इज ये अंदर जाएगा, तो क्या मिलेगा? नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ R। ऐसा कोई मैच खा रहा है क्या? और दो, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहाँ डी वाला ऑप्शन यही है क्या? नेगेशन नहीं, ऑलरेडी क्यू का नेगेशन भी तो नहीं था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर, देखिए पहले तो आपका ए और जो सी है ये दोनों सेम है, और आंसर ये दोनों ही नहीं है, बी वाला था, ओके। अब जो इससे तो हमें समझ में आ गया कि इतने पे आंसर नहीं मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा? और नीचे जाऊंगा, इसको और तोड़ूंगा। अगर बालक में इसे और तोड़ता हूँ तो नेगेशन ऑफ पी, और आपको पता होना चाहिए जब कंडीशनल टूटता है, कंडीशनल लॉ लगता है, तो पहले वाले का नेगेशन लेते हैं, ऑलरेडी नेगेशन है तो नेगेशन और ले लिया तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, बीच में क्या था? और ये क्या हो जाएगा? एज इट इज। तो अब मैच करिए, यस, अभी आपका ये मैच कर रहा है डी वाला, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया? डी वाला। ए और सी क्या है? सेम टू सेम है दोनों आंसर, ओके, दोनों आपको दे दिया है, बट दोनों आंसर है ही नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी है। मैं यहीं तक आके रुक जाता अगर मैच खाता किसी से मैच नहीं खा रहा था तो इसके अंदर का इम्प्लीकेशन भी तोड़ा। ये सब डिपेंड करता है बालक आपके कंडीशन पर, आप तब तक उसे सॉल्व करते जाइए जब तक आंसर आपको मिलता नहीं है, यही मिलता तो यही आंसर होगा। चलिए ठीक, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि ए का वैल्यू ये सब है, और जितने भी फॉलोइंग दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से नॉट ट्रू कौन है? नॉट ट्रू का मतलब आपको पहले क्वेश्चन या दूसरे में ही बताया था,
फॉल्स होता है। मतलब फॉल्स कौन है? आपको दोनों कंडीशन पता होना चाहिए। 1.4 में यही सीखा है कि देयर एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, सॉरी 1.3 में देयर एग्जिस्ट, और इसका मतलब होता है फॉर ऑल। देयर एग्जिस्ट का मतलब कोई भी एक, मतलब वन, एक तो होना चाहिए, एक कोई दो, और ये होना चाहिए ऑल के लिए, जो भी कंडीशन दिया रहेगा। समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर x बिलोंग टू ए बोला, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। बिलोंग मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, जो a की वैल्यू, वही x की वैल्यू। x प्लस 3, यहाँ देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, एक तो ऐसा कोई वैल्यू होना चाहिए, एक। 5 अगर मैं प्लस कर दूं, अगर मैं इसमें 5 प्लस कर दूं बार तो आ जाएगा ना 8, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है कंडीशन, तो ये ट्रू हो गया। और हमें ट्रू नहीं चाहिए, क्या चाहिए, फॉल्स। फिर बोला देयर एग्जिस्ट, मतलब एक भी कोई भी चलेगा। x बिलोंग टू a की वैल्यू क्या है भैया, ये सब है। x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखो, अगर मैं 1 भी रखता हूँ तो भी 9 से छोटा ही होगा, 2 रखूंगा तो 2 + 2 4 हो गया, 4 भी 9 से छोटा है, तो सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, आंसर इसका ट्रू हो गया। फिर ये क्या बोला, फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब जो भी वैल्यू आएगा सब होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ, कितना रखूंगा, इक्विवेलेंट अगर 3 रखता हूँ तभी 9 के बराबर आएगा, या 4 रखता तो इससे ज्यादा है, सॉरी ये सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ 4 या 5 रख दूँ ना तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पर फॉर ऑल बोला, कोई भी नंबर रख के कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए था, पर 4 और 5 वाला नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन में, तो फाइनली ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। हमारा आंसर मिल गया। और ये भी देख लीजिए, यहाँ पर भी x का वैल्यू अगर मैं रखता हूँ, क्या रखूंगा, कुछ भी रखूंगा सही आएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। ओके, मतलब सब ट्रू था, सिर्फ ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। और कभी भी याद रखिए, देयर एग्जिस्ट हमेशा ट्रू ही निकल जाता है आंसर। फॉर ऑल में ना मैक्सिमम टाइम फॉल्स ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि फॉर ऑल होता है ना, हर कंडीशन सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं बनता है। फॉर ऑल अगर आपको बोला तो कंडीशन मैक्सिमम टाइम होता है फॉल्स ही होगा, जल्दी ट्रू हो ही नहीं सकता। देयर एग्जिस्ट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ट्रू ही होता है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एक ही कोई लाना होता है तो एग्जिस्ट कर जाता है, इसमें से कोई ना कोई एक नंबर मिल ही जाता है एग्जिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में आगे का कंटिन्यू करेंगे आपका मिसलेनियस, जो क्वेश्चन नंबर 17 तक दिया हुआ है। तो ये होता है हमारा वीडियो खत्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। और